सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपना अध्ययन अनवरत रूप से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ शुरू की थी। उसकी फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास हो चुकी है। उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पैसिव वॉइसेस को देख लिया था। आज इस क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है इस बात को जानेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले तो इस बात से जाना जाएगा कि या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देगा, या तो वो किसी क्वेश्चन वर्ड अर्थात WH वर्ड से शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देगा। इस तरीके से अगर किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से लगता है कि उसका सेंस इंट्रोगेटिव का है, तो उसको बनाने के लिए पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो टेंस को पहचानिए, सिंपल प्रेजेंट है। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट आपने पहचाना, उसके बाद आप गए सीधे से कहाँ? उस चार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब का चार्ट आपने पैसिव वॉइस फॉर्म का देखा था, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का हमने क्या बताया था कि इज एम आर होती है। और जब हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे तो इज एम आर में से क्वेश्चन के लिए आर लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो हम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट बना देंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, और उसके अकॉर्डिंग आने वाली यहाँ पर जो वर्ब होगी वो इज एम आर में से क्या होगी? आर होगी। तो आर को हम वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है। बिल्कुल, हमने कहा टेंस और मीनिंग पर नरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा ध्यान दिया जाता है। मीनिंग्स चेंज नहीं होने चाहिए। जैसा क्वेश्चन पहला फॉर्म कर रहा था, जैसा सेंस पहला दे रहा था, वैसे ही देना चाहिए। और क्वेश्चंस, दूसरी बात, जैसे ही हमने इसका प्रयोग कर लिया, अब हमारी मेन वर्ब की बारी आती है। मेन वर्ब है आस्क की, आस्क्ड हो जाएगी। आस्क्ड हो जाने के बाद आप उसको लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? आर क्वेश्चन आस्क्ड किसके द्वारा पूछे गए हैं? आपके द्वारा पूछे गए हैं, तो जिसने काम किया है वो डूअर हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर अलग हो गया, लेकिन जिसने काम किया है बाई एजेंट के बाद उसका नाम हम डूअर में लिख देंगे। और उसके बाद आपका एडवर्बियल है। एडीवी मीन्स एडवर्बियल, कहाँ पूछे गए? इन द क्लास। और इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क लगा करके अपने पैसिव वॉइस को समाप्त कर देंगे, और ये हमारा एक अच्छा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिड श्याम आंसर योर क्वेश्चंस? सॉरी, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है, डिड श्याम आंसर योर क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स आए हुए हैं। हेल्पिंग वर्ब है, श्याम सब्जेक्ट हो गया, आंसर मेन वर्ब हो गई, और क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट के नीचे ही हम सब्जेक्ट रखते हैं, तो योर क्वेश्चन। ठीक, और योर क्वेश्चन, अब हमने जब इस बात को जाना कि ये हमारा टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी है? वाज या वर्ब में से कोई एक आती है। आपने चार्ट देखा ही था, तो चार्ट से हमने वाज उठा लिया, वाज योर क्वेश्चन। उसके बाद आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर्ड हो जाता है। आंसर्ड फिर किसने प्रश्नों का उत्तर देने का काम किया है? वो श्याम, हमारा डूअर हो जाएगा। बाई एजेंट के बाद श्याम को लिख देंगे। उसके बाद इस सेंटेंस में और कुछ भी एलिमेंट नहीं बचता, तो वाज योर क्वेश्चन आंसर्ड बाय श्याम, वाज योर क्वेश्चन आंसर्ड बाय श्याम, ये हमारा पैसिव बन जाएगा। एक अच्छा पैसिव माना जाएगा। कभी कभी कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, इन जैसे मॉडल्स को प्रयोग में लेके, यूज में लेके हम पैसिव वॉइस के लिए इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं, और सामने ये दे दिया जाता है कि चलिए पूछ लिया गया मॉडल की सहायता से, आपने क्या कर लिया? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को फॉर्म कर दिया। उसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है? कुछ नहीं। अगर मॉडल से भी है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, इट सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे रखिए, तो इट का इट ही रहता है। जब हमने उस दिन आप लोगों को बताया था कि आई का मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है, सभी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिज हो जाता है, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, और दे का देम हो जाता है। उसी प्रकार से इट का इट ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो चाहे सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसके लिए जो सहायक क्रिया मॉडल के रूप में आएगी वो है कैन। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब भी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो इसमें मॉडल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम इसका पैसिव फॉर्म करते हैं।
ये रूल आप लोगों को पहले से पता है। तो कैन और उसके बाद इट, अब दो सहायक क्रिया हैं तो बीच में सब्जेक्ट बैठाल कर ही हम, अब दो सहायक क्रिया जैसे कैन बी, अब एक साथ प्रयोग होना था तो इसके बीच में सब्जेक्ट बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो कैन इट बी, ठीक है, कैन इट बी रेड, क्योंकि हम क्या करेंगे, अपनी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कैन इट बी रेड। उसके बाद बाई एजेंट लगाकर जो डूअर है उसको लिख देंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क से अपने पैसिव को समाप्त करेंगे। तो ये हो गया इसका एक्टिव एंड ये हो गया इसका पैसिव, ये एक अच्छा पैसिव माना जाएगा। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है कि WH वर्ड, उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई एजेंट लगाकर डूअर का नाम लिखेंगे जो उस कार्य को संपादित कर रहा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि WH वर्ड के नीचे हम WH वर्ड लिखेंगे भाई, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर कहीं आपको हु मिल जाता है पैसे एक्टिव वॉइस में तो उसको पैसिव वॉइस चेंज करते समय बाई होम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर आपको हु मिल जाता है तो उसको हम बाई होम में कन्वर्ट कर देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वाई है तो वाई रखेंगे। अब हैव लिखा हुआ है, जैसे ही हमें हैव मिला तो हमने पूरे सेंटेंस को देखकर ये अनुमान लगाया कि ये टेंस कैसा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। उसके बाद पहली हेल्पिंग, अब प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस क्या होता है, हैज़ बीन या हैव बीन। हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। तो वही तो एक WH वर्ड हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया, रिटन मेन वर्ब हो गई और इट ऑब्जेक्ट हो गया और ऑन द डोर ये एडवर्बियल हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, वाई इट, ठीक है, क्योंकि और उससे भी पहले सब्जेक्ट बनाने से पहले हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखनी है, यानी यहाँ पर। तो जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस बोला, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज़ बीन कि हैव बीन, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज़। तो इट के अकॉर्डिंग हैज़ आएगा, ठीक है, सीधी बात। तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर कर देंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, क्योंकि दो अगर सहायक क्रिया बढ़ जाती हैं हैज़ बीन तो वहाँ पर बीच में सब्जेक्ट लगाया जाता है, जिससे अभी थोड़ी देर पहले हमने मॉडल में किया था कि कैन बी लगा हुआ था तो कैन उसके बाद सब्जेक्ट फिर बी लगाते हैं। इसी तरीके से वाई हैज़ इट, उसके बाद हम लगाएंगे बीन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब हो गई, वाई हैज़ इट बीन। अब देखिए आगे क्या लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटन की, तो रिटन ही रहती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बाई एजेंट लगा के डूअर का नाम लिखेंगे, बाई यू का यू ही रहता है, उसको हमने लगाकर और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि कैसा भी सेंटेंस हो तो उसका कभी भी क्या नहीं बदलना चाहिए, उसका फॉर्म नहीं बदलना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस था तो एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव था तो भी वो नेगेटिव रहेगा और इंट्रोगेटिव था तो भी वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। इस तरीके से हम अच्छा पैसिव फॉर्म कर पाएंगे, इसको अच्छे से बना पाएंगे। जैसा कि आपके सामने ये नेक्स्ट एग्जांपल रखा गया, व्हेन डिड दे ओपन द गैरेज, ठीक है, जहाँ गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं, खड़ी होती हैं, उस स्थान को हम गैरेज कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन, अब ये WH वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे फॉर्म किया था, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया था कि सबसे पहले तो हम कोई WH वर्ड जो भी दिया होगा उसको रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसको रखेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अपनी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और उसके बाद बाई एजेंट लगाकर डूअर का नाम लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड को लगाकर हम अपना पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर से हमें इसको भी देखना है। WH वर्ड के नीचे WH वर्ड रख दिया गया है व्हेन, उसके बाद जैसे हमने डिड देखा, डिड और फर्स्ट फॉर्म, तो हमें पता चला ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट के लिए सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस की फॉर्म क्या होती है, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस की फॉर्म होती है वाज या वर होती है, ठीक है, जैसा कि आपने रूल में पढ़ा होगा। तो अब केवल वाज ही आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि पहली हेल्पिंग वर्ब अपनी रखेंगे व्हेन वाज। अब सब्जेक्ट रखेंगे, अब सब्जेक्ट कैसे करेंगे, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। व्हेन क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट हो गया, ओपन हमारी मेन वर्ब हो गई, उसके बाद द गैरेज ऑब्जेक्ट हो गया। गैरेज के हिसाब से यहाँ पर आने वाली सेंटेंस, वो जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वो गैरेज के हिसाब से, यानी जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बदलेगा द गैरेज, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखी जाएगी, तो वाज रखेंगे। उसके बाद हम सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, अगर सेकेंड हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब है तो लगाइए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्हेन वाज द गैरेज, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे ओपनड और उसके बाद जो डूअर है उसको हम बाई एजेंट लगाकर
दे का क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाकर अपने सेंटेंस को पूरा करेंगे, तो ये हमारी एक अच्छी पैसिव वॉइस बन जाएगी। सही है। देखिए, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कहीं हु मिल जाता है तो उसको हम बाई होम में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम बाई एजेंट लगाकर डूअर का नाम लिख देंगे। डूअर मीन्स करने वाला, उस कार्य को संपादित किसके द्वारा किया गया है, बाई लगाकर हम उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद पहले हु के नीचे अब हम इसको बाई होम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कहीं अगर हु मिल जाता है तो उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई होम में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हैज़ ब्रोकन, सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस क्या हो जाता है, हैज़ बीन या हैव बीन में से हो जाता है, तो द ग्लास ऑब्जेक्ट बनेगा, तो द ग्लास हम सब्जेक्ट के नीचे रख देंगे। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हु स्वयं ही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास। ठीक है। अब सब्जेक्ट का काम करने की वजह से उसको हम वही क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी फॉर्म करेंगे और किसके सब्जेक्ट के रूप में भी फॉर्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, द ग्लास को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। तो हैज़ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इधर हो गई, बीच में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी हो जाएगी, बीन हो जाएगी। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो गई। बस, बाई होम हैज़ द ग्लास बीन ब्रोकन, ये आपका बनने वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा, लेकिन बिना क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ सेंटेंस नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए, हु इन्वेंटेड द कैमरा, अब ये भी सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है और यहीं पर ये WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। ठीक है, हु इन्वेंटेड द कैमरा, प्रश्न भी यही पूछ रहा है, लेकिन किसके द्वारा ये खोजा गया है, ये अपने आप में करता है, इसलिए हु को हम जब भी बनाते हैं तो बाई होम से बनाते हैं। हमारा फॉर्मेशन वही रहेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे, बाई एजेंट लगाकर उसका डूअर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हु को हमने किस में बदला, बाई होम में, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हम बाई होम बदल देते हैं। इन्वेंटेड सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट बता रहा है, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वर होती है, तो बाई होम। अब उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हम वाज लगा देंगे। ठीक है, खोजकर्ता कोई एक ही होगा, आविष्कर्ता कोई एक ही होगा, तो देखिए हो भी बहुत ज़्यादा सकते हैं, लेकिन एक जनरली हम वे में क्या मांगते हैं कि हम वाज या वर में से वाज का प्रयोग करें, तो बाई होम वाज। अब आपने ऑब्जेक्ट ये था, वर्ब ये थी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, द कैमरा, द कैमरा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आने वाली हमारी वर्ब वाज हो गई। ठीक है, अब वाज बीन तो होता नहीं, तो हमें सेकंड हेल्पिंग वर्ब, यदि हम सेंटेंस ऐसा बना रहे हैं, टेंस ऐसा है कि मान लीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर बड़ी सी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही तो हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में उसको बांट लेंगे, लेकिन जब है ही नहीं तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो इन्वेंटेड हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाकर अपना पैसिव वॉइस फॉर्म कर देते हैं, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाय होम वाज द कैमरा इन्वेंटेड, है ना। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स में क्या हो जाता है कि हमें मॉडल मिल जाता है, और क्वेश्चन वर्ड मिला, उसके बाद एक मॉडल मिला, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो चूंकि हु इधर नियर से सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड्स दोनों का काम कर रहा है, कैन हमारा मॉडल है, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब कह लीजिए, और दिस प्रॉब्लम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी हम बनाते हैं तो हमने कहा है कि मॉडल जब भी मिलेगा उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ दिखा दे, मॉडल जब भी मिलेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसके बाद उसको पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उसके पहले क्या लगाएंगे, हम बी लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना पैसिव वॉइस फॉर्म करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हु को बाय हु में बदलेंगे। अब कैन है तो उसके लिए कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म कैन बी सॉल्व्ड हो जाएगा, लेकिन हमने क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन अभी स्ट्रक्चर देखा था कि पहली हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट उठाकर जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैन तो बदलने वाला है नहीं, तो दिस प्रॉब्लम के लिए भी हम कैन रखेंगे। अब इसके बाद बी हो जाएगी इसकी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बी सॉल्व्ड। ठीक है, और इस तरीके से बाय हुम कैन दिस प्रॉब्लम, बाय हुम कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, ये हमारा पैसिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड आवश्यक है, क्वेश्चन मार्क आवश्यक है। ठीक है।
तो अब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लिया, उसके बाद हम इम्परेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जनरली 3 चीज़ों को बताते हैं, आदेश, प्रार्थना, सलाह। या तो वो ऑर्डर बताएंगे, या तो वो प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट बताएंगे, या तो वो आपको एडवाइस देंगे या सलाह बताएंगे। इस तरीके से फॉर्म होने वाले सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, आदेश, प्रार्थना, सलाह। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना पड़ता है कि या तो इसमें कोई आदेश दिया जा रहा हो, आदेशात्मक वाक्य होगा, ठीक है। उसके बाद या तो कोई रिक्वेस्ट की जा रही होगी, या ये कोई सलाह या परामर्श देने वाला वाक्य हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बनाते समय जनरली, है ना, जनरली हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। यदि हमें कहीं ऐसा सेंटेंस मिल गया जैसे ऊपर लिखा हुआ डू इट इमीडिएटली, डू मेन वर्ब हो गई, इट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इमीडिएटली क्या है, ये एडवर्बियल है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं सेंटेंस में। स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है इसका, लेट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, बी रखेंगे, उसकी थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम अपना पहले स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आदेशात्मक वाक्य या प्रार्थनात्मक वाक्य या सलाहात्मक वाक्य इन सबको पहचान सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, प्रार्थना आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद जैसे अगर आदेश दिया, जैसे उसमें पहले वाले सेंटेंस में डू इट इमीडिएटली, आदेशात्मक वाक्य है, तो हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद हम टू का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हम अपने सेंटेंस को दोबारा लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू डू इट इमीडिएटली। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। या तो इसको बनाने का तीसरा तरीका है, आदेशात्मक हो तो ऑर्डर लगा दीजिए, प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड कर दीजिए, सलाह हो एडवाइस कर दीजिए, पूछा जा रहा हो तो आस्क कर सकते हैं, या किसी चीज़ को मना किया जा रहा है, निषेध है, ठीक है, बैन टाइप का कुछ आपको सेंस आ रहा है कि उसको निषेध कर दिया गया है, तो फॉरबिडन टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड तरीका है कि हम शुड, बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके अपने इंपरेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से हम इसको देख सकते हैं। देखिए, अब जैसे डू इट इमीडिएटली लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस आपके सामने है, पैसिव वॉइस आपको बनाना है, 3 तरीके आपके साथ हैं। लेट से शुरुआत करेंगे तो लेट, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचान लें, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा तो लेट इट, और जब भी आएगा उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर भी आएगा, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, और हमारा बचा हुआ एडवर्बियल हम लास्ट में लिख सकते हैं इमीडिएटली, और इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। सेकंड तरीका यू आर ऑर्डर टू, आपने देखा था क्योंकि इसमें आदेश दिया जा रहा है तो हम ऑर्डर डू का प्रयोग कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू का प्रयोग कर देंगे क्योंकि ये हमारा रूल कहता है, यू आर ऑर्डर टू। उसके बाद हम जैसा सेंटेंस है इंपरेटिव पूरा वो उतार सकते हैं। तो ऊपर हमने क्या बचा था, डू इट इमीडिएटली, उसको हम पूरा एज इट इज लिख सकते हैं इमीडिएटली। ये हमारा सेकंड तरीके से बनने वाला पैसिव वॉइस हो गया, जो हमने रूल नंबर 2 में देखा था कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। थर्ड, आपने शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला देखा था, तो क्या हो जाएगा, अगर आप बनाना चाहें तो डू इट इमीडिएटली को शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म से क्या बना सकते हैं कि आपने शुरू किया था इट से, तो इट, इट हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा, इट शुड बी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डू की, डन हो जाएगी, और एडवर्बियल को हम लास्ट में एज इट इज जैसे लिखा था वैसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 तरीके देख लिए। लेट इट बी डन इमीडिएटली फर्स्ट तरीका हो गया, ये भी पैसिव वॉइस है, और ये भी पैसिव वॉइस को फॉर्म करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो 3 तरीके से आप कर सकते हैं। लेट इट बी डन इमीडिएटली, ये फर्स्ट तरीका हो गया, फर्स्ट आपका वे हो गया बनाने का। सेकंड है यू आर ऑर्डर टू डू इट इमीडिएटली, और तीसरा हो गया इट शुड बी डन इमीडिएटली। इस तरीके से आप अपने इंपरेटिव सेंटेंस को सही से बना सकते हैं और ये अच्छा फॉर्म माना जाएगा। सेम ऐसे ही अगला वाला इंपरेटिव सेंटेंस बनाना है, ऑल ओपन ऑल द डोर्स, आदेशात्मक वाक्य है, ऑर्डर प्रेजेंट हो रहा है, ओपन मेन वर्ब से शुरुआत हुई है, ऑल द डोर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे आदेशात्मक वाक्यों को 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि हम लेट से बना सकते हैं, तो लेट, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, लेट ऑल द डोर्स, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल वे से बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में बाई यू छिपा हुआ रहता है। हमने कहा था कि कभी भी, सीधी बात है, जब आप किसी को आदेश देते हैं तो सीधी सी बात है सामने वाले को देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, तो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको देते हैं। तो हम यहाँ पर बाई यू को ऑमिट कर देते हैं, हम यहाँ पर इसको लिखना ज़रूरी नहीं समझते, इसको अनइम्पॉर्टेंट माना जाता है, तो उसको हम या तो हमें कर्ता पहले से अंडरस्टूड हो या तो अनइम्पॉर्टेंट हो तो हम उसको बाई एजेंट के साथ लिखना
अच्छा नहीं मानते, पैसिव वॉइस में जनरली इसको अच्छा नहीं माना जाता। नहीं माना जाता तो हम इसको ओमिट कर देते हैं। वैसे यहाँ पर क्या छिपा है, बाय यू, क्योंकि जब भी हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को आदेश दे रहे हैं, तो जो भी हमारे सामने है हम उसको, ये तीनों क्रियाएं हम उसके साथ कर रहे होते हैं। तो सलाह देना हो, आदेश देना हो या प्रार्थना करनी हो, सामने वाले से की जा रही होती, तो हम यहाँ पर जब हम कर्ता अंडरस्टूड होता है या इन अनइम्पॉर्टेंट होता है तो हम इसको हटा देते हैं। इसको जनरली अच्छा पैसिव वॉइस नहीं माना जाता। और अगर आप बाय यू लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाय यू ओमिट कर देते हैं तो ये बनने वाला आपका सेंटेंस बिल्कुल पैसिव वॉइस के फॉर्म में बिल्कुल सही है। दूसरी तरीका क्या है कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप यू आर ऑर्डर्ड से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, आदेशात्मक था। एडवाइस होती तो एडवाइस कर देते हैं, रिक्वेस्टेड कर देते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू का प्रयोग करना है, उसके बाद ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड का प्रयोग कर देंगे, ठीक। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो पूरा हम उतार देते हैं, ऑल द ठीक है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। दो तरीके के इन्फिनेटिव होते हैं, एक तो टू इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। जब भी हम किसी के साथ टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा टू इन्फिनेटिव कहलाता है। और अगर हम टू को प्रयोग नहीं करते हैं और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, हालांकि फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसी की श्रृंखला में आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब की श्रृंखला में आता है इन्फिनेटिव। एक टू इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो बेयर का मतलब अगर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं तो अगर केवल फर्स्ट फॉर्म रखी हो तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, और अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। तो याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में भी ये रूल फॉलो होता है, हर जगह ये रूल फॉलो होता है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर कहीं आप गलती से ओपेंड या थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना करें, ध्यान रखें इस बात का। और तीसरा, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑल द डोर्स शुड बी से बना सकते हैं, शुड बी ओपन की थर्ड फॉर्म अब आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं ओपन, और इस तरीके से बनने वाला ये भी पैसिव वॉइस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से बनने वाला ये भी पैसिव वॉइस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तीन तरीके हैं इंपरेटिव सेंटेंस को आप किस रूल के सहायता से बनाना चाहते हैं ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन ये तीनों ही रूल बिल्कुल सही हैं। सेम उसी तरीके का सेंटेंस देखिए, प्लीज़ डू इट नाउ, ठीक है। तो प्लीज़ सेंस दे रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, वही अपना फॉर्म चलेगा। कैसे, हमने डू को मेन वर्ब कहा है, इट को ऑब्जेक्ट और नाउ एडवर्बियल हो गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे घबराने की कोई बात नहीं। पहला हम बनाएंगे तो अपना लेट से बना सकते हैं, लेट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट हो जाएगा। उसके बाद हमें रूल बताता है कि हमें बी का प्रयोग करना है, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेट इट बी डन, और उसके बाद हम एडवर्बियल का प्रयोग कर देंगे। हमें यहाँ पर प्लीज़ से कोई लेना देना नहीं है अगर हम लेट से सेंटेंस को बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सेकंड रूल का प्रयोग करके यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर फॉरबिडन, इन सब से बना रहे हैं तो हमें फिर प्लीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब प्लीज़ सेंस दे रहा है रिक्वेस्ट का, तो हम यू आर ऑर्डर्ड की जगह किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और जैसे ही टू आ जाएगा तो इसके बाद आने वाला जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है वो एज इट इज़ रख दिया जाएगा। क्या इम्परेटिव सेंटेंस है, डू इट नाउ, डू इट नाउ को हम ऐसे ही रख देंगे। और एक चीज़ को यहाँ पर एक चीज़ और हम ध्यान में देंगे कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, अगर आ रही है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात पर चर्चा की। उसके बाद हम इट रख देंगे, उसके बाद हमारा जो एडवर्बियल है उसको लेना देना नहीं है, उसको हम आगे रख देते हैं। तो इससे ऐसे बनने वाला सेंटेंस हमारा बिल्कुल यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट नाउ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा अगर आप प्रयोग करना चाहें तो शुड बी से बना सकते हैं, तो इट शुड बी, डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, इट शुड बी डन, उसके बाद हम एडवर्बियल का प्रयोग कर देंगे जो कि अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको लास्ट में लगाएंगे। तो इट शुड बी डन नाउ, ये भी आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ये भी आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, और ये भी पैसिव वॉइस अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका आप चूज करके अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस के रूप में फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके के सेंटेंस में वेट हेयर फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय तक यहाँ इंतज़ार कीजिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लेट वाला और शुड बी वाला जो रूल है वो हर जगह फॉलो नहीं होता, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड टू जो है वो यूनिवर्सली फॉलो होता है। किसी भी सेंटेंस, किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेट वाला और शुड बी वाला वो हर जगह नहीं लगता। तो ऐसा किया जाता है कि इस मामले में हम पहले ये देखेंगे वेट हेयर फॉर सम टाइम, ना तो ये आदेश है,
मान भी सकते हैं आप, आदेश हो सकता है, रिक्वेस्ट भी नहीं। फिर अगर आपने इसको एडवाइस भी नहीं माना तो हम फिर इसको किस श्रेणी में माने? तो ऐसा है कि यहाँ पर आपको इंतज़ार, कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। जब ऐसा होता है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आस्क्ड और फिर फॉरबिडन, ये चारों चीज़ें मैंने, पांचों चीज़ें आपको लिखवाई हैं, तो उसमें से हम आस्क का प्रयोग करते हैं। और यू वाला यूनिवर्सली, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, ये जो है ये हर जगह सही माना जाता है। तो हम यूनिवर्सली इसको सही है, तो हम लेट या शुड बी से बनाने से अच्छा है कि हम इसको यू से बनाते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड की जगह आप किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड, क्योंकि आपको थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप आस्क का प्रयोग कीजिए, वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। यू आर आस्क्ड टू, अब टू के बाद जैसा आपका इंपरेटिव सेंटेंस रखा हुआ है वो बिल्कुल आप इसको वैसे ही एज इट इज उतार दीजिए। टू वेट हेयर फॉर सम टाइम, इस तरीके से आपका बनने वाला पैसिव वॉइस बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट हेयर सम टाइम, इस तरीके से आप अपने पैसिव वॉइस को फॉर्म कर सकते हैं। इंपरेटिव के वैसे भी अधिकतर पैसिव वॉइस बहुत ही सरल, बहुत ही जनरल होते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव तो देख लिए, अब इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव देखते हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब देखिए ध्यान से, वर्ब पता है, डू नॉट बता रहा है कि ये निषेधात्मक, नकारात्मक वाक्य है, उसके बाद योर टाइम हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको लेट से बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? लेट योर टाइम को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। लेट योर टाइम नॉट, उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वेस्टेड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड क्या बना दिया? आपने पैसिव वॉइस बना दिया है। उसके तरीके से अगर आप चाहें तो यू से कैसे बनेंगे? यू आर, अब देखिए निषेधात्मक वाक्य है, मना किया जा रहा है आपसे, तो आप सबसे अच्छा काम है कि आप फॉरबिडन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आप फॉरबिडन का प्रयोग कीजिए। फॉरबिडन का मतलब ही अपने आप में मना करना होता है। ठीक है, अब जब ये खुद नेगेटिव हो जाएगा तो आपको कभी भी नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, नॉट कभी नहीं लगाएंगे। अगर आपने फॉरबिडन का प्रयोग कर दिया है उसके बाद आप नॉट नहीं लगाएंगे। यू आर फॉरबिडन, उसके बाद आप टू, और जैसा आपका इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आर फॉरबिडन टू वेस्ट योर टाइम, इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। फॉरबिडन अपने आप में ही नेगेटिव होता है, इसके साथ कभी भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपका अच्छा सेंटेंस माना जाएगा। ये भी पैसिव वॉइस आपका बिल्कुल करेक्ट है और ये भी पैसिव वॉइस आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। डू नॉट टॉक इन द क्लास, सीधी सी बात है, डू नॉट टॉक इन द क्लास आपको एडवाइस भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो डू नॉट टॉक इन द क्लास, डू नॉट टॉक नकारात्मक वाक्य का सेंस दे रहा है, नेगेटिव है। टॉक मेन वर्ब हो गई आपकी और इन द क्लास ही आपका एडवर्बियल हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से सिचुएशन फंस जाते हैं तो हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, लेकिन अगर करना ही है तो निषेधात्मक वाक्य के रूप में इसको हम ऑर्डर्ड के सेंस में लगाएंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, आदेश के सेंस में अगर आप लगाना चाहते हैं कि हमें क्लास में बातें नहीं करनी चाहिए तो यू आर ऑर्डर्ड। टू लगाने से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट टू टॉक। आप पूरा इंपरेटिव सेंटेंस को हम इस एज इट इज उतार सकते हैं, टॉक इन द क्लास। ठीक है, इस तरीके से। या अगर आप फॉरबिडन से बनाना चाहें तो वो भी एक अच्छा तरीका है, यू आर फॉरबिडन टू। ठीक है, ये आपको लगाना है, लेकिन फॉरबिडन अपने आप में ही नेगेटिव होता है तो उसके बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो यू आर फॉरबिडन टू टॉक इन द क्लास, टॉक इन द क्लास, ये भी एक अच्छा पैसिव वॉइस माना जाएगा और ये भी एक अच्छा पैसिव वॉइस माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने इंट्रोगेटिव की अच्छी चर्चा की, उसके बाद इम्परेटिव के दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देने वाले दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे इसकी आगे की चर्चा के लिए। ठीक है, और अगर आपने इस एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज़ को सीरीज़ वाइज सीरियल से नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, निवेदन है
कि पहले आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच क्लास से बैठ रहे हैं या उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कुछ समझने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी आगे की चर्चा के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप इसका अध्ययन कीजिए, इसके प्रॉपर नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी का टॉपिक्स है उसके साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।